हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने हमारे रिकर्जन के कॉन्सेप्चुअल दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। रिकर्जन क्लियर हो गया होगा, वर्किंग समझ में आ गई होगी, खास तौर पे ट्रेसिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज से रिकर्जन में प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कुछ प्रॉब्लम्स जिन्हें रिकर्जन से हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से मैं कर रहा हूं। प्रॉब्लम का नाम है प्रिंट डिक्रीमेंट। हम एक मेथड ऐसा बनाना है जिसको हम कोई नंबर पास करें तो वो उस नंबर से लेकर 1 तक की सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दे। यानी मैं नंबर 5 पास करूं तो आउटपुट आए 5 4 3 2 1। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसा मैंने डिस्कस करा आपसे, हमें एक फंक्शन बनाना है या मेथड बनाना है, जावा की वोकैबुलरी बोले तो, जिसका नाम रखना है प्रिंट डीसीआर, जिसको हम कॉल करते वक्त एक इंटीजर पास करेंगे और ये उस इंटीजर से लेकर 1 तक के सारे नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करेगा। यानी अगर मैंने इसको पास करा 7 तो ये दिखाएगा 7 6 5 4 3 2 1, या मैंने इसको पास करा 5 तो ये दिखाएगा मुझे 5 4 3 2 1। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। सीधे अपन आईडी पे चलते हैं और इसको करते हैं इंप्लीमेंट। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा, अगर हम कोई भी रिकर्सिव मेथड बनाते हैं तो हमारा पहला चैलेंज क्या होता है? हमारा पहला चैलेंज होता है हम उसकी बेस कंडीशन सोचें। यानी बेस कंडीशन, जैसा मैंने डिस्कस करा, वो कंडीशन होती है जहां रिकर्जन स्टॉप हो जाएगा। यानी जिस कंडीशन के फॉल्स या ट्रू होने पर रिकर्सिव कॉल्स आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मेथड की बेसिक प्रोटोटाइप बनाते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आई विल कॉल द मेथड एज प्रिंट डीसीआर। पैरामीटर टाइप इसकी होगी इंटीजर n। अब हमें सोचना है इसमें हम ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे कि ये अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। तो बहुत सिंपल है, जब तक n 0 से बड़ा है तब तक मेथड अपने आप को कॉल करता रहे। जैसे ही n 0 हो जाए द कॉलिंग शुड स्टॉप। तो हमारी जो बेस कंडीशन है वो बन जाएगी इफ n ग्रेटर देन 0। यानी अगर n 0 से बड़ा है तो रिकर्सिव कॉल्स एग्जीक्यूट हो, अगर n 0 हो जाता है रिकर्सिव कॉल शुड स्टॉप। तो ये जो हमारी n ग्रेटर देन 0 है, ये क्या होगी फ्रेंड्स? जैसा डिस्कस करा गया था लास्ट वीडियोस में। आई होप आपने रिकर्जन के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज उन्हें देखें, ताकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करूं तो आप कंफर्टेबली उसे समझ पाए। तो ये जो हमारी n ग्रेटर देन 0 हो गई, ये हो गई हमारी बेस कंडीशन। राइट, याद होगा आपको, बेस कंडीशन वो होती है जो कंट्रोल करती है कि रिकर्सिव कॉल कब तक चलेगा और किस पॉइंट के बाद रिकर्सिव कॉल आना बंद हो जाएंगे। तो हमारे केस में रिकर्सिव कॉल तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब अंदर आकर हम क्या करेंगे? अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज दिखानी है। तो सबसे पहले अपन n की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और इसी मेथड को दोबारा कॉल कर लेते हैं बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट एज n-1। ठीक, और अगर मैं इसे मेन से कॉल करता हूं, मैंने कहा प्रिंट डीसीआर, लेट से मैंने पास करा इसको 5, तो जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, आउटपुट व्हाट आई शुड गेट विल बी 5 4 3 2 1 एज द रिक्वायरमेंट इज। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं बहुत बहुत ध्यान से ट्रेस, कैसे ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं ट्रेस करता हूं इसको छोटी वैल्यू पे, ताकि आपके लिए ट्रेसिंग समझना आसान हो जाए। सो रादर देन पासिंग 5, आई एम गोइंग टू पास 3। मैं 3 पास करता हूं। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आना चाहिए 3 2 1, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब समझते हैं हाउ द कोड इज वर्किंग। मैं आपको दोनों तरह से समझाऊंगा। पहले हम वैसे समझेंगे जैसे एज ए ह्यूमन हमें लगता है चीजें हो रही होंगी, उसके बाद हम समझते हैं एक्चुअल में कंप्यूटर में अंदर क्या हो रहा हो। तो नोटिस करिए, सबसे पहला कॉल जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा प्रिंट डीसीआर विद द वैल्यू 3। एज यू नो, पहला कॉल तो मेन से चलेगा, जैसे जेवीएम कॉल करेगा, और मेन के अंदर हमारा प्रिंट डीसीआर कॉल होगा विद द वैल्यू 3 पास एज द आर्ग्यूमेंट। ये 3 जाकर फ्रेंड्स इस वाले n के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो हमारे इस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये इमेजिन करिए प्रिंट डीसीआर फंक्शन की कॉपी 1 है, ये इसकी पहली कॉपी एग्जीक्यूट हो रही है। कोड अंदर जाकर चेक करेगा क्या n ग्रेटर देन 0 है। जी हां है, 3 इज ग्रेटर देन 0। तो पहला स्टेटमेंट चलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n, जिसके कारण अगर आप कंसोल पे देखें तो आपको आउटपुट विंडो में दिखेगा पहला नंबर दैट इज 3। अब नोटिस करिएगा, अब आ रहा है प्रिंट डीसीआर n-1। व्हाट इज n-1? n-1 इज 2। और ये प्रिंट डीसीआर क्या है? ये मेथड कॉल है। क्योंकि ये मेथड कॉल प्रिंट डीसीआर के अंदर ही है, तो ये हो गया अपने आप में रिकर्सिव कॉल, और ये कॉल के कारण प्रिंट डीसीआर दोबारा एग्जीक्यूट होगा।
हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये मानते हैं प्रिंट डीसीआर मेमोरी में एक और बार लोड हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं कभी भी मेथड्स मल्टीपल टाइम लोड नहीं होते हैं, सिर्फ समझने के लिए हम मान रहे हैं कि प्रिंट डीसीआर फिर से एग्जीक्यूट हुआ और अब की बार जो n में वैल्यू गई वो कितनी गई फ्रेंड्स, यहां से वो यहां से वैल्यू गई n-1 दैट इज 2। तो इस n की वैल्यू अब कितनी हो गई, इस n की वैल्यू अब हमारे लिए 2 हो गई। ठीक है, अंदर आकर कोड कंडीशन चेक करेगा, if n is greater than 0 again SOP part will run and again a print DCR call will execute with the value 2-1 that is 1। ट्रेस करते हैं अपन, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, हां जी है। कोड अंदर जाएगा, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के कारण स्क्रीन पे अगला नंबर प्रिंट होगा विच इज 2, और प्रिंट डीसीआर 1 के कारण प्रिंट डीसीआर की एक और कॉपी एग्जीक्यूट होगी। अगेन जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, एक और कॉपी एग्जीक्यूट होगी। जब ये कॉपी एग्जीक्यूट होगी, लेट्स इमेजिन प्रिंट डीसीआर फंक्शन या मेथड दोबारा रन होगा। अब की बार क्या पास होगा, अब की बार n की वैल्यू 1 पास होगी। नोटिस करिएगा क्योंकि ये n-1 है, राइट, n-1 का मतलब अब 1 पास होगा बिकॉज n इज 2। और प्रिंट डीसीआर के अंदर का इफ स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर फिर दो काम हो रहे हैं, एक एसओपी n हो रहा है और एक प्रिंट डीसीआर का कॉल जा रहा है विद n-1। ठीक, अब आप नोटिस करिए, अब जब ये 1 के साथ कॉल होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी 1 ग्रेटर देन 0 है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा 1। गौर करिएगा n की वैल्यू 1 है। और मैं आपके और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी कर देता हूं, इन कॉपीज को एक एक नाम दे देते हैं, है ना। तो मैंने पहले भी दिया था, इस बार फिर दे रहा हूं मैं। ये हमारी कॉपी 1 है, पहली कॉपी जो एग्जीक्यूट हुई। ये हमारी दूसरी कॉपी है जो एग्जीक्यूट हुई। ये हमारी तीसरी कॉपी है, कॉपी 3 जो एग्जीक्यूट हो रही है। कॉपी 3 में n कितना है फ्रेंड्स, कॉपी 3 में n की वैल्यू इस समय 1 बनी हुई है। वेरी गुड, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। एसओपी n चलेगा, स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले होगा। और अब प्रिंट डीसीआर का कॉल जाएगा, और अब की बार जब कॉल जाएगा तो n-1 की जगह क्या पास होगा, 1-1 विच इज 0। 0 के लिए कॉपी नंबर 4 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, है ना। फंक्शन तो कॉल होगा, मेथड तो चलेगा। तो प्रिंट डीसीआर चला विद द वैल्यू n, और अंदर वाला ये इफ स्टेटमेंट भी रन हुआ, इफ n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n, और नीचे प्रिंट डीसीआर n-1। ठीक, अब आप समझिए, अब ये जो 0 अपन ने पास करा है, दिस 0 ये जाएगा इस वाली कॉपी के पास, n के वैल्यू हो जाएगी 0। फ्रेंड्स ये कौन सी कॉपी है, ये है प्रिंट डीसीआर की कॉपी नंबर 4। लेकिन क्योंकि n 0 है, हमारी इफ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही इफ कंडीशन फॉल्स होगी, ये पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये कॉपी अनलोड हो जाएगी। आई होप आपको याद होगा, जो स्टैक फ्रेम्स बन रहे हैं, जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा है, उससे ये कॉपी अनलोड हो जाएगी क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन का एंड आ गया। जैसे ही कोई फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होना खत्म होता है, कंट्रोल उसके जस्ट प्रीवियस वाली लाइन पे जाता है। प्रीवियस मतलब जहां से कॉल आया था उसकी नेक्स्ट लाइन पे। तो आप मुझे बताइए, इस कॉपी को लोड कौन से कॉल ने करा था, इस कॉपी को लोड इस वाले कॉल ने करा था, प्रिंट डीसीआर 0। तो कंट्रोल इसका एग्जीक्यूशन ओवर करके यहां आएगा, लेकिन यहां भी इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, तो ये वाली कॉपी भी अनलोड हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये समझने के लिए हम कॉपीज मान रहे हैं, एक्चुअल में बस n की कॉपीज बनेंगी, मेथड की कोई बार बार कॉपी नहीं बनेगी। अब इसका भी एग्जीक्यूशन खत्म होगा, कंट्रोल ऊपर वाली कॉपी 2 पे जाएगा, कॉपी 2 का इस कॉल के बाद वाला पार्ट चलेगा। कॉपी 2 में इस कॉल के बाद क्या है, कुछ नहीं है, कोड एंड हो रहा है, तो ये वाली कॉपी भी अनलोड होगी। फिर कंट्रोल जाएगा पहली वाली कॉपी पे, पहली वाली कॉपी पे कॉपी 2 का कॉल आया था जिसने n की वैल्यू 2 पास करवाई थी, वो ये वाली लाइन से कॉल आया था, आप देख सकते हैं। ये वाली लाइन पे कंट्रोल वापस लौटेगा, इसके बाद कुछ एग्जीक्यूट होने को नहीं है, तो ये कॉपी अनलोड होगी और कंट्रोल वापस आ जाएगा मेन पे। मेन में प्रिंट डीसीआर के 3 कॉल के बाद कोई कॉल नहीं बचा, तो मेन वाला पार्ट भी हो जाएगा हमारा अनलोड। यानी आप नोटिस करिए, प्रिंट डीसीआर 3 के कारण एक कॉपी लोड हुई विद द वैल्यू ऑफ n सेट टू 3। उसने एक और कॉपी को कॉल करा विद द वैल्यू ऑफ n सेट टू 2। उसने एक और कॉपी को कॉल करा विद द वैल्यू ऑफ n सेट टू 1। उसने एक और कॉपी को कॉल करा विद द वैल्यू ऑफ n सेट टू 0। बट n विद 0 कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बेस कंडीशन फॉल्स हो गई। बेस कंडीशन के फॉल्स होने के कारण अब अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई, पॉपिंग स्टार्ट हुई, तो ये कॉपी हटी।
इस कॉपी के कारण कंट्रोल प्रीवियस वाले कॉल पे गया, उस कॉल के बाद वाला पार्ट चला। अगर इसके नीचे कुछ होता, मान लीजिए यहां कोई एसओपी लिखा होता, तो अब उस एसओपी को चलने का मौका मिलता। तो अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये कॉपी अनलोड हुई। इसके कारण इसको जिस कॉपी ने लोड करा था वो कॉपी अनलोड होगी, विच वॉज प्रिंट डीसीआर, जिसने वैल्यू पास करी थी एन की 1। ठीक, ये अनलोड होगी। ये अनलोड होने के बाद कंट्रोल वापस जाएगा, जिसने इस कॉपी को लोड करा उस पे, उसको लोड इस वाले कॉल ने करा, तो ये कॉपी अनलोड होगी और कंट्रोल अल्टीमेटली वापस आ जाएगा मेन के पास। कुछ इस तरह से आपका कोड रिकर्सिव वे में चल रहा है। ये लॉजिकल बिहेवियर था। अब हम टेक्निकल बिहेवियर समझते हैं, टेक्निकली ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा, टेक्निकली अंदर बन रहे होंगे कॉल स्टैक्स, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। साथ में अपन एक ट्री भी ड्रॉ करते हुए चलते हैं, जो हमें और बेटर विजुअलाइजेशन देगा इस रिकर्सिव बिहेवियर का। तो पहला कॉल फ्रेंड्स कहां से आया? पहला कॉल इस लाइन से आया, जिसमें n की वैल्यू पास हुई है 3। जैसा हमने डिस्कस करा था, जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो मेमोरी में एक स्टैक मेंटेन होता है। क्या करता है वो स्टैक? वो स्टैक जिस लाइन से कॉल जा रहा है, जो एग्जीक्यूट हो रही है, जिस लाइन का कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है, उस कॉल के कारण ही मेमोरी के अंदर स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है और नेक्स्ट लाइन का एड्रेस मेंटेन करता है, जहां से कॉल को एग्जीक्यूट होना है वापस लौटने के बाद। तो हमारा ये प्रिंट डीसीआर3 का कॉल आया, राइट। प्रिंट डीसीआर3 के कारण मेमोरी में ये प्रिंट डीसीआर3 की कॉपी लोड हुई। जब ये कॉपी लोड हुई फ्रेंड्स, तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमारे पास 3। अच्छा, उससे पहले क्या है? उससे पहले बिल्कुल स्टैक में बॉटम पे मेन है, बिल्कुल बॉटम पे स्टैक पे मेन रहेगा, क्योंकि मेन सबसे पहले लोड हुआ। मेन के अंदर से कॉल गया प्रिंट डीसीआर वैल्यू 3 का। जब प्रिंट डीसीआर वैल्यू 3 का कॉल गया, यहां पर एक काम करते हैं और थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटीजर n इक्वल टू 3 मान लेते हैं, है ना। इससे आपके लिए स्टैक फ्रेम विजुअलाइज करना और इजी हो जाएगा। और यहां से मैं n पास कर देता हूं 3 की जगह। कैन आई डू दिस? कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, डायरेक्ट 3 पास करूं या n पास करूं, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टैक कैसे बनेगा। सबसे पहले जेवीएम की तरफ से मेन कॉल होगा। जैसा मैंने आपसे कहा, जब भी मेन कॉल होता है स्टैक फ्रेम होगा। स्टैक फ्रेम के अंदर एक तो लोकल वेरिएबल n जाएगा, तो ये लोकल वेरिएबल n बना, इस n की वैल्यू बनी 3। साथ में ये फंक्शन कॉल या मेथड कॉल एग्जीक्यूट होगा, विच इज प्रिंट डीसीआर3। और मेथड कॉल एग्जीक्यूट होने के कारण क्या होता है? उस मेथड की कॉपी मेमोरी में लोड होती है। तो अब प्रिंट डीसीआर3 की कॉपी मेमोरी में लोड होगी। यहां आपके समझने के लिए मैं प्रिंट डीसीआर का कॉल दिखा देता हूं। तो यहां प्रिंट डीसीआर का कॉल आ रहा है विद द वैल्यू 3। ये 3 के कारण प्रिंट डीसीआर लोड होगा, तो मेमोरी में प्रिंट डीसीआर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। n की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स? n की वैल्यू इस कॉल के लिए 3 आ रही है। तो ये n हमारा कितना हो गया? n हमारा 3 हो गया। कंडीशन चेक हुई, क्या n ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ, n ग्रेटर देन 0 है, 3 इज ग्रेटर देन 0। कोड अंदर जाकर एसओपी चलाएगा। एसओपी स्क्रीन के ऊपर हमें पहला नंबर देगा, विच इज 3। और फिर से एक कॉल आएगा, विच इज प्रिंट डिक्रीमेंट n-1। ये अपने आप में एक मेथड कॉल है। क्योंकि ये अपने आप में एक मेथड कॉल है, एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड प्रिंट डीसीआर का बनेगा। साथ में अभी तक का अगर मैं रिकर्सिव ट्री बनाऊं, तो ये भी आप समझो, प्रिंट डीसीआर3 का कॉल आया मेन से। इस कॉल के कारण कंट्रोल गया इस इफ कंडीशन पे। इस इफ कंडीशन की कंडीशन ट्रू हो गई, तो 2 एक्टिविटीज हुई। ये 2 एक्टिविटीज फ्रेंड्स क्या है? पहली एक्टिविटीज है n की वैल्यू का स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना, तो स्क्रीन पे 3 प्रिंट हो जाएगा, वो अपन कर चुके हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है? प्रिंट डीईसीआर का दोबारा से कॉल होना विद द वैल्यू 2, n-1 इज 2। अब जब ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी के अंदर बनेगा, एक और स्टैक फ्रेम मेमोरी में बनेगा। ये हमारा वो स्टैक फ्रेम है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, ये जिसमें n की वैल्यू कितनी पास हो रही है? जिसमें n की वैल्यू 2 पास हो रही है। तो यहां n की वैल्यू 2 आ जाएगी, करेक्ट। n की वैल्यू 2 आने पर फिर से इफ कंडीशन ट्रू होगी, बिकॉज 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। फिर से आपका कोड 2 एक्टिविटीज करेगा। पहली एक्टिविटी क्या होगी? एसओपी ऑफ n, विच इज एसओपी ऑफ 2। n की वैल्यू 2 है, तो स्क्रीन पे हमें 2 मिलेगा। दूसरी एक्टिविटी फ्रेंड्स क्या होगी? एक और प्रिंट डीसीआर का कॉल जाएगा, और ये प्रिंट डीसीआर का कॉल जाएगा n-1 यानी विद द वैल्यू 1। क्या ये एक मेथड कॉल है? हाँ जी, ये एक मेथड कॉल है। एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर क्रिएट होगा, करेक्ट। ये प्रिंट डीसीआर की थर्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ n सेट टू व्हाट? विद द वैल्यू ऑफ n सेट टू 1। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं ना? ये जो बिल्कुल बॉटम पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड दिख रहा है, ये किसका है? ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन का है। उसके ऊपर प्रिंट डीसीआर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है।
राइट। उसके ऊपर फिर प्रिंट डीसीआर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, और उसके ऊपर ये अभी लेटेस्ट वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, राइट। एक्टिवेशन रिकॉर्ड का मतलब फंक्शन की बॉडी नहीं, सिर्फ फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स मेमोरी में आएंगे और जहां से कॉल जा रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, राइट। तो अब हमारे पास आ रहा है एन की वैल्यू 1। क्या 1 भी ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ, 1 भी ग्रेटर देन 0 है। 1 ग्रेटर देन 0 है तो फिर दो एक्टिविटीज होंगी। पहली एक्टिविटी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन, एन की वैल्यू 1 का प्रिंट होना, जो आपको यहां दिख रहा होगा, करेक्ट। और उसके बाद एक और प्रिंट डीसीआर का कॉल आएगा। प्रिंट डीसीआर का कॉल आएगा विद n-1, n-1 में n की वैल्यू पास होगी एज 0, करेक्ट। अब क्योंकि ये कॉल है, एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में n की वैल्यू पास होगी एज 0। जब n की वैल्यू एज 0 पास होगी तो अब इफ कंडीशन अपने आप में फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगा तो अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि फंक्शन अब हटेगा मेमोरी से। तो ये 0 वाला जो है, ये जो 0 वाली कॉपी है n की, वो अब मेमोरी से अनलोड होगी, यानी अब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड हटेगा, ये n वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। फाइन। जब कोई फंक्शन कॉल का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हटता है तो कंट्रोल उसके नीचे वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे आता है। तो ये हटने के बाद कंट्रोल इस वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे आएगा, करेक्ट। इस वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या है? इस प्रिंट डीसीआर कॉल के बाद कुछ भी नहीं है, फंक्शन एंड हो रहा है, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर कंट्रोल आएगा इसके नीचे नेक्स्ट वाले कॉल पे, जहां से कॉल गया था। वो कॉल था ये वाला कॉल, जिसमें n की वैल्यू 2 मानी गई थी। n की वैल्यू 2 मानने के बाद अब यहां पर पहुंचेगा, इसके बाद कुछ नहीं है, इस कॉल को अनवाइंड कर दिया जाएगा। फिर कंट्रोल इसके बाद नीचे वाले कॉल पे आएगा। ये फर्स्ट कॉपी थी प्रिंट डीसीआर की जब n की वैल्यू 3 थी, राइट। इस कॉपी में इस वाले लाइन के बाद जाएगा, लेकिन यहां कुछ है नहीं तो इसको भी अनवाइंड कर दिया जाएगा। जब ये अनवाइंड होगा तो कंट्रोल यहां से वापस लौटेगा मेन के पास। मेन में प्रिंट डीसीआर के बाद वाला स्टेटमेंट चलेगा, और मेन में प्रिंट डीसीआर के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मेन भी हमारा हो जाएगा अनवाइंड। इस तरीके से आपके रिकर्सिव कॉल्स के ट्रेस जाते हैं। आप अपने लिए मल्टीपल कॉपीज बना बना के ट्रेस कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। बट टेक्निकली सिर्फ याद रखिएगा, लोकल वेरिएबल स्टैक में लोड होते हैं, और जो मेथड कॉल आ रहा है उस मेथड कॉल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बाकी मेथड की कोई कॉपी बार बार मेमोरी में लोड नहीं होती है, राइट। आई होप आपको ये ट्रेस क्लियर हुआ होगा। अगला लेक्चर, अगला एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग कोड को लेकर होगा, जिसमें थोड़ा सा और हम ट्वीक करेंगे अपने मेथड कॉल को और अपने स्टेटमेंट्स को। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रिकर्जन के इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ। थैंक यू सो मच।